अब इसी हिंदुस्तान में अभी 4-6 महीने की पुरानी बात है, हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे मुसलमान आते हैं, मुफ्ती आता है, शहर मुफ्ती कश्मीर का, और कहता है कि अब तो हम 30 करोड़ हैं, हम 9 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम जो है दोबारा से हमें पाकिस्तान चाहिए। किसी मुसलमान ने जाके उसका गला पकड़ा? अपने लिबरल होने का, अपने सेकुलर होने का कोई प्रमाण दिया उसने? उसके बारे में कंडेम नहीं किया इस 30 करोड़ मुसलमानों में से किसी ने। और हमारा इम्तिहान लेते हैं कि हिंदू इस देश का सेकुलर कैसे हो, उसको रोज एक इम्तिहान देना है सुबह उठ करके। अरे सन 1976 में रात के अंधेरे में जब आपने भारत के संविधान के प्रीएम्बल में चेंज करके आपने सेकुलर शब्द जोड़ा था, हम तो सदियों से सेकुलर हैं यार, हमारी मिट्टी और हमारे खून में सेकुलरिज्म है। अगर हम सेकुलर नहीं होते तो पारसी यहां नहीं बसते, हम सेकुलर नहीं होते तो मुसलमान यहां नहीं होते, हम सेकुलर नहीं होते तो 27 देशों के लोग, हजारों धर्म पल रहे हैं, पता भी नहीं है इस देश के अंदर। हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और हम सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सिंह साहब, ये जो शाहीन बाग पे आप कह रहे हैं ना कि लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये शाहीन बाग पे लोग इसलिए बैठे हैं कि 1947 से लेकर 2014 तक की 2 घटनाएं हैं। 1947 में आपने मुल्क दे दिया उनको, जिन साहब का कश्मीर से रिश्ता था, कश्मीर तो रख लिया यहां, और पंजाब से कोई रिश्ता नहीं था, बंगाल से कोई रिश्ता नहीं था, उसे कटवा दिया आपने। हजारों लाखों लोग मर गए। आपको प्राइम मिनिस्ट्री चाहिए थी, की आपने, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने मुल्क दिया और 2014 से पहले इस देश में एक वजीर आजम थे, वो भी सियालकोट से आए थे, उन्हीं की पार्टी आज नागरिकता पे सवाल उठा रही है। अगर उन्हें नागरिकता न दी होती उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तो जो नागरिकता उन्हें मिली है, वहीं से आने वाले हिंदू को नागरिकता देने पे इतनी प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने ही 2012 के अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खुल्लम खुल्ला कहा है, ऑन रिकॉर्ड, कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों यानी नेशनल रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यानी हम तो कूड़ेदान हैं, हम तो सेल के साथ फ्री बिक रहे हैं भाई। 1 किलो रिन पाउडर के साथ में 1 बट्टी फ्री मिलती है, हमारी तो औकात उतनी है। हम तो है ही नहीं, हमारा काम है पैसा कमाना और इस देश में भूखे नंगों को सब्सिडी देना, लोगों के लिए घर बनवाना। हमारा घर बने न बने, लेकिन हमारे टैक्स से कुछ लोगों को बनाना है और उनको घर भी दीजिए, और वो मुल्क तोड़ने के लिए भी बाहर निकल आते हैं। हमने मुल्क तोड़ने की कभी बात नहीं की। लिहाजा मुझे लगता है कि हमको साफ बात करनी चाहिए। ये साफ बात आप नहीं करेंगे तो आपको समस्या आज नहीं इससे बड़ी होगी। सिर्फ इतना ही फर्क है कि शाहीन बाग पे जो लोग बैठे हैं उनके सामने संकट यह है कि उन्होंने मुल्क भी लिया, कत्लो गारत भी की, मर्डर भी किए, और इस 70 साल के बाद भारत की सत्ता पे कोई ऐसा आदमी पहली बार आया है जिसने कहा है जो दे चुके हैं अब हम देंगे नहीं, अब हमें वापस लेना है। सिर्फ इतना ही फर्क है। अभी उसने कुछ नहीं किया है। उसने पहले यहां से शुरुआत की कि भारत की धरती पे जो एक पाकिस्तान का एजेंट, भारत की धरती पे जो एक्सटेंडेड पाकिस्तान बसा हुआ था, जिनका संविधान अलग था, जिनकी असेंबली 6 साल की थी, जिनका कानून अलग था, जहां प्राइम मिनिस्टर होता था, जहां के तमाम सारे कानून एंटी इंडिया थे, भारतीय जम्मू कश्मीर की लड़की अगर हिंदुस्तान के किसी हिंदू मुस्लिम किसी मजहब और धर्म के आदमी से शादी कर लेती तो उसके प्रॉपर्टी राइट छिन जाएंगे। लेकिन वो मौसूफ जिन्स बेचारा जो भारत का नागरिक है, वो वहां की नागरिकता उसे नहीं मिलेगी, उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट छिन जाएंगे। लेकिन कमाल का निजाम बनाया था इन मक्कारों ने कि जम्मू कश्मीर की लड़की, हिंदू या मुसलमान, अगर पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले तो पाकिस्तानी लड़का जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाएगा, और जब वो जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन जाएगा। क्या कमाल का रास्ता खोला है। और कहते हैं ओ हो, हम तो इस देश के लिए जान दे रहे हैं। झूठ बोलते हो, तुमने इस देश को खोखला कर दिया है। इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी गंदगी के अलावा? आपने तो कुरान जिसकी आप कसमें खाते हो, कम से कम उसको भी ईमानदारी से मान लेते हैं, उसको भी ईमानदारी से मान लेते हैं।
जो भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, आपने तो कुरान के बारे में पूरी दुनिया में जो बदतमीजियां की हैं, जिस तरीके से आपने झूठ फैलाया है, और आप भारत में कहते हैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम सारे लोग भाई मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं। अरे शुक्रिया अदा करो कि ये हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम के रूप को आपने प्रदर्शित किया है, आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया है। आरएसएस बीजेपी तो आज भी इस उम्मीद में है कि शायद ये एक दिन समझ जाएंगे और लौट आएंगे, वो तो अपनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं। लेकिन आप उनके भी एहसानमंद नहीं हैं। आप तो इस देश के उस प्राइम मिनिस्टर के भी एहसानमंद नहीं है कि इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान, इंजीनियर, डॉक्टर, आप ये मत कहिए कि इस देश में कोई मुसलमान बड़ा गरीब है और वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए हथियार पकड़ लेता है। ये झूठ और फरेब जम्मू कश्मीर में कई साल से चल रहा है कि ये जो बेचारे पत्थरबाज लोग हैं ना, ये मासूम लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अल्लाह करे कि वो मासूम ही रहे और जाहिल ही रहे। पढ़ने के बाद तो जावेद अख्तर बनते हैं इस देश के अंदर, पढ़ने के बाद तो शबाना आज़मी बनती है इस देश के अंदर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश में केरला से और मुंबई से, यह आप सबके सामने की घटना है, इसलिए मैंने कहा कि मैं उस पर्सपेक्टिव में नहीं जाना चाहता। उस पर विवाद हो सकता है कि झूठी रोमिला थापर ने क्या लिखा और आरएसएन शर्मा ने क्या लिखा और इरफान हबीब ने क्या लिखा, वो डिबेट है, हो सकती है। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो आप सबके सामने है, उसमें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं आप मुझसे पूछ लीजिएगा। केरल से, मुंबई से एमबीबीएस करने वाला, एमबीए करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला मुसलमान कहां जा रहा था? आईएसआईएस में जा रहा था। कोई नई कंपनी खुली है क्या? सीईओ बनना है क्या? भारत में हिंदू राजा जिस पे मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम लगाया इस देश में, दुनिया में उसे बदनाम किया, उसे कम बदनाम किया, देश को ज्यादा बदनाम किया इन मुसलमानों ने। अमेरिका जा जाके, लंदन जा जाके कहा देखिए साहब ये तो मुसलमानों का कातिल है, ये कहा। लेकिन एक भी मक्कार मुसलमान ने जाकर के ये नहीं कहा कि ये जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद सईद उसी जम्मू कश्मीर से आता है, इसी की देखरेख में मात्र 40 दिन उसके पद पे बैठते ही 2 दिसंबर को उसने शपथ ली है। 19 जनवरी 1990 के अंदर 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके फेथ और मजहब के बारे में निकाला गया। उसके बारे में कभी कोई नहीं गया अमेरिका कि इसको वीजा मत देना, जिसको हिंदुस्तान की हर कोर्ट ने बरी कर दिया। और उस तमाम वो कोर्ट जो दिल्ली से संचालित हो रही थी, जो दिल्ली के इशारे पे काम कर रही थी, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ प्रूफ नहीं है, उसको आपने बदनाम किया। उस आदमी ने, जो मुसलमान पढ़ लिख करके आईएसआईएस में भर्ती होने जा रहे थे, उनको रोका। मैं होता तो कहता जाओ, जल्दी जाओ और चले जाओ, यहां मत रुको, यहां नहीं है तुम्हारे लिए नौकरी, क्योंकि तुम जो नौकरी करना चाहते हो वो फैक्ट्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें नौकरी जैशे मोहम्मद की पसंद है, तुम्हें लश्कर तोयबा की पसंद है, तुम्हें आईएसआई की पसंद है, तुम्हें हिंदुस्तान की नौकरी पसंद नहीं है। उस आदमी ने इसके बावजूद भी कि उसके दामन पे इतने दाग थे, उसने पढ़े लिखे मुसलमान को रोका, उसकी सरकार ने रोका कि इनको पकड़ो, ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उस पर सवाल है। आपके पेट में दर्द कुछ और है जो आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि 70 सालों में आपने इतने पाप किए हैं इस देश के साथ में कि आप अगर शुरू करेंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये सीएए की कोई झगड़ा नहीं है। सीएए नॉट ए एजेंडा। एजेंडा यह है 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में, पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम, एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इज ए प्रॉब्लम। और उस रेजोल्यूशन में यह कहते हुए अगली लाइन यह जोड़ी गई कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसे वापस लेना है। यह 24 फरवरी 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद ना देश के मुसलमानों ने कुछ बात कही और ना पाकिस्तान परेशान हुआ। उनको पता था कि रेजोल्यूशन पास तो किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस इसको लागू थोड़ी नहीं करेगी, उनको वोट लेना होगा, इसलिए हंगामा नहीं हुआ कुछ भी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में पॉलिटिकल स्लीपर सेल आपकी पार्लियामेंट में मौजूद हैं जो बाहर के एजेंडे को पूरा करते हैं।
इतनी ही बात थी और कोई बात नहीं थी। अभी अभी आज 2019 में सिर्फ इतना ही बदला है। बात वही थी पूरी, सिर्फ उसने इतना ही तो कहा है कि जो रेजोल्यूशन 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट ने पास किया, वो रेजोल्यूशन अब न किसी पार्टी का रहा न किसी सरकार का रहा, ये पार्लियामेंट की विल है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। उसने अपने भाषण में 370 पे जब दे रहा था, उसने ये कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे। इतना ही कहा, इतना कहना। देखिए, मैं दो चीजों का की पैरेलल बताना चाहता हूं आपको। 24 फरवरी 1994 में देश में रिएक्शन नहीं था इस बात को लेके। उनका ठीक है, क्या पड़ता है, लोग हैं, कर दिया। और 94 से 2019 आ गई, कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। क्यों? पार्लियामेंट में पास किए हुए किसी प्रस्ताव पे जो पार्लियामेंट की पार्ट है, उस पर बातचीत क्यों नहीं होगी भाई? उस पर बातचीत ना करना सेकुलरिज्म है, उस पर बातचीत करना एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम है। यह नैरेटिव क्रिएट किया गया। इस आदमी ने उस रेजोल्यूशन को पढ़ा और कहा कि यह तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास किया था, कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम हमें करना है क्योंकि यह पार्लियामेंट का हिस्सा है। यह कहने से पड़ोसी भी पागल हो गया है और यहां भी शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं। समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमने पिछले 70 सालों में इस देश के अंदर एक इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है जिसको कोई नहीं हिला सकता है। जब भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ, जिसे वो अपना इंटरेस्ट समझते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट नेशन से अलग है, नेशन उनका इंटरेस्ट नहीं है, जब भी कोई बात होगी, हम इस देश की सरकारों को, इस देश के सिस्टम को, वी विल फोर्स देम टू बो डाउन बिफोर अस। और होता रहा तो उनको लगा होता रहेगा। उनको पता नहीं था कि नेहरू जी जा चुके हैं। यकायक लगा उनको कि अरे ये क्या हो गया है, ये तो देने की जगह, डरने की जगह, ये तो वापस लौटना शुरू कर दिया इसने। तो पहला काम 370 और 35 पे हटा करके भारत की धरती के ऊपर एक नाजायज इस्लामिक स्टेट को उसने कुचल दिया। ही डिमोलिश विद ऑल लीगल डेमोक्रेटिक वेज। पहला दर्द है। दूसरा दर्द है कि साथ साथ इसने कहा कि जिस पे कब्जा है, जो भारत पिछले 50 साल से कह रहा है, कोई नरेंद्र मोदी आज नहीं आया है, ये तो 2014 में आया भाई। पिछले 47-75 साल से हम यही सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है। यही हम मानते हैं, यही हम दिखा रहे हैं। तो भाई, आप क्या ये चाहते थे कि इसको हम बोलते रहें, बस बोलते रहें? अरे एक आदमी आया जिसे बोलने का भी शौक है और करने का भी शौक है।